हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग विथ टैली के यूनिट 5 के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आप सभी के लिए ज़रूरी है। इससे पहले हमने देखा था यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और आज हम देखेंगे यूनिट 5। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। चलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर को जानने वाले हैं। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर को हम आज स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। चलिए सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, टेली में ग्रुप कंपनी का निर्माण किस तरह से किया जाता है, वर्णन कीजिए। देखिए, इससे पहले जितने भी यूनिट्स हमने पढ़ी थी, जितने भी यूनिट्स के अंदर हमने जो क्वेश्चंस आंसर पढ़े थे, उनमें हमने टैली में कंपनी वगैरह बनाना सीख लिया था, ग्रुप बनाना सीख लिया था। ठीक है, हालांकि वह क्लासेस हमारी यूनिट दूसरी थी। चलिए इस यूनिट के अंदर इस क्वेश्चंस के आंसर को भी हम जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन है वह यहाँ पर मैंने ले रखी है, इसे आप समझ लीजिएगा। हम सीधा बात करते हैं कंपनी में ग्रुप निर्माण की प्रक्रिया को, ठीक है, मतलब प्रोसेस को। तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं टेली में ग्रुप कंपनी का निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है, स्टेप्स को समझ लीजिएगा ध्यान से। सबसे पहले प्रक्रिया का प्रारंभ, मतलब कि यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें गेट ऑफ टेली पर आ जाना है। उसके बाद में हमें आ जाना है यहाँ पर ऑल्टर F3 बटन दबाना है। तो यहाँ से क्या होगा, कंपनी इन्फो का विकल्प खुल जाएगा, मतलब कंपनी इन्फो की जो विंडो है वह खुल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, ग्रुप कंपनी का चयन करना होगा, यानी कि सिलेक्ट ऑफ ग्रुप कंपनी, मतलब यहाँ से हमें ग्रुप कंपनी को सिलेक्ट करना होगा। देखिए, इसके लिए मैंने स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है। यदि आप इसको डिटेल्स में सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, तो उसकी लिंक में मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्रिएट ग्रुप कंपनी, मतलब हमें कंपनी बनानी पड़ेगी जो ग्रुप ऑफ कंपनी रहेगी। जैसे कि हमने कंपनी का नाम रखा है यहाँ पर ABC ग्रुप। ठीक है, तो ये होती है ग्रुप ऑफ कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, कंपनियों का चयन, मतलब सिलेक्शन ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो यहाँ पर हमें उस कंपनियों को सिलेक्ट करना पड़ेगा जो कंपनी हम ग्रुप ऑफ कंपनी के अंदर रखना चाहते हैं। देखिए, ग्रुप ऑफ कंपनी क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में अलग अलग ब्रांचेस है, अलग अलग कंपनीज है। ठीक है, उन सभी का लेन देन आप एक जगह पर रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वो हो सकती है ग्रुप ऑफ कंपनी। ठीक है, तो इसे आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब समझते हैं हम यहाँ पर कंपनियों का चयन, मतलब उन सभी कंपनियों को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जैसे आप सिलेक्ट करके एंटर बटन दबाएंगे तो उसके बाद में वह एक्सेप्ट हो जाएगी। देखिए, ग्रुप कंपनी को सेव करना। ठीक है, जैसे जैसे एंटर बटन दबाएंगे तो वह सेव हो जाएगी। तो इस प्रक्रिया से आप ग्रुप ऑफ कंपनी बना सकते हैं। बाकी यहाँ पर थ्योरिकल आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में हमें उसको अच्छे से लिखना है। देखिए, ग्रुप ऑफ कंपनी का मेन यूज़ काय के लिए होता है, समझिएगा, समीकृत रिपोर्टिंग। समीकृत रिपोर्टिंग यानी कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। ग्रुप कंपनी बनाने से सभी कंपनियों के वित्तीय डेटा का एक साथ विश्लेषण किया जा सकता है, मतलब एक ही जगह पर एनालिसिस किया जा सकती है। उसके बाद में व्यावसायिक योजना, बिजनेस प्लान भी आप बना सकते हैं। इससे व्यापारिक योजना बनाने में आसानी होती है, क्योंकि एक ही स्थान पर सभी कंपनियों के प्रदर्शन की जानकारी मिल जाती है। मतलब जितनी भी कंपनीज हमारे पास में होती है, उन ग्रुप ऑफ कंपनी के अंदर उन सभी की एनालिसिस हम एक जगह कर सकते हैं और बिजनेस प्लान बनाने में हमें आसानी होती है। तो इस प्रकार से आप ग्रुप ऑफ कंपनी बना सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर सारी स्टेप्स को बता दिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित को समझाइए। मतलब हमें यहाँ पर ODBC कंप्लाइंस को बताना है, सुरक्षा नियंत्रण को बताना है और विभिन्न सुरक्षा स्तर को बताना है। मतलब इन सभी के बारे में हमें अच्छे से समझाना है। मतलब यूँ कहे तो अगर क्वेश्चंस आ जाता है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, है ना, तो इस प्रकार से आपको अगर बताया जाए तो इन पर जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ यही आंसर लिखना है। ठीक है, पहले तो हम समझते हैं यहाँ पर ODBC कंप्लाइंस। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है, मतलब क्या यूजेस होता है इसका, समझिएगा। ODBC मतलब इसका फुल फॉर्म होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। एक मानक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग विभिन्न सॉफ्टवेयर और डेटाबेस के बीच डेटा को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। टैली में ODBC का समर्थन होता है, जिससे इसे बाहरी डेटाबेस और एप्लीकेशंस के साथ जोड़ना आसान होता है। कहने का मतलब है कि जो ODBC होता है ये किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए होता है। इसका अर्थ है कि टैली में डेटा को अन्य सॉफ्टवेयर जैसे MS Excel, SQL आदि के साथ साझा किया जा सकता है।
यह विशेषता रिपोर्टिंग और डेटा विश्लेषण को और अधिक सुलभ बनाती हैं, जिससे व्यवसाय में बेहतर निर्णय लेना संभव हो पाता है। ODBC कंप्लायंस से टैली का उपयोग और भी व्यापक हो जाता है, क्योंकि डेटा का आदान प्रदान अधिक सुगम हो जाता है। सुगम का मतलब होता है सरल, ठीक है, मतलब डेटा का आप आदान प्रदान कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्टिविटी बना के, जैसे कि MS एक्सेल के साथ आप कनेक्टिविटी बना सकते हैं, SQL के साथ आप कनेक्टिविटी बना सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि यह कनेक्टिविटी बनाने के लिए ईजी होता है। चलिए अब हम अगले को समझते हैं। अगला है सुरक्षा नियंत्रण, मतलब सिक्योरिटी कंट्रोल। अब सिक्योरिटी कंट्रोल किस प्रकार से कार्य करता है, मतलब क्या होता है ये समझिएगा। सिक्योरिटी कंट्रोल यानी कि सुरक्षा नियंत्रण का तात्पर्य टैली में डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ठीक है। टैली में सुरक्षा नियंत्रण के जरिए विभिन्न उपयोगकर्ताओं को अलग अलग स्तर का एक्सेस दिया जाता है। देखिए एक्सेस यानी कि अर्थेंटिकेशन कह सकते हैं अपन, अर्थराइट कह सकते हैं, ठीक है, ऑथोरिटी कह सकते हैं, ठीक है, तो उसका एक्सेस दिया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि केवल अधिकृत व्यक्ति ही संवेदनशील डेटा तक पहुंच सकते हैं। टैली में पासवर्ड प्रोटेक्शन, उपयोगकर्ता अधिक यानी कि यूज़र राइट और अनुमति यानी कि परमिशन जैसी सुरक्षा सेटिंग होती है, जिनसे यह सुनिश्चित होता है कि महत्वपूर्ण जानकारी सुरक्षित रहे। यह विशेषता डेटा को अनधिकृत पहुंच से बचाती है और इसे गोपनीयता बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। सो ये होता है सिक्योरिटी कंट्रोल। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर विभिन्न सुरक्षा स्तर, ठीक है, डिफरेंट सिक्योरिटी लेवल्स। टैली में विभिन्न सुरक्षा स्तर होते हैं, जिनसे विभिन्न उपयोगकर्ताओं को उनके कार्य क्षेत्र के अनुसार डेटा की पहुंच दी जाती है। मतलब कार्य क्षेत्र के अनुसार, ठीक है, जो जो भी उनके कार्य होते हैं उनके अनुसार डेटा की उनको पहुंच दी जा सकती है। जैसे कि 3 प्रकार के सुरक्षा स्तर होते हैं। जैसा ऑनर, सबसे पहला होता है मालिक का। यह स्तर पूर्ण अधिकार होता है, मतलब कि जो ऑनर होता है उसका पूरा का पूरा अधिकार डेटा के ऊपर होता है। वह डेटा में किसी प्रकार का अपडेशन कर सकता है, किसी प्रकार का एडिट कर सकता है, ठीक है, मतलब वो जो भी करना चाहे वह मालिक कर सकता है, वो उसकी पूरी पहुंच होती है। फिर होती है यहाँ पर एक और डेटा एंट्री। इस स्तर पर उपयोगकर्ता केवल डेटा एंट्री कर सकते हैं, मतलब उपयोगकर्ता जो भी होते हैं वो सिर्फ डेटा एंट्री कर सकते हैं, बाकी का वो और कुछ अगर करना है कार्य तो वह नहीं कर सकते। अधिकांश रिपोर्ट्स देख सकते हैं, लेकिन उसे कुछ संवेदनशील सेटिंग्स और डेटा को बदलने का अधिकार नहीं होता है। मतलब कुछ ऐसा अधिकार नहीं होता है उनको कि वह किसी डेटा को बदल सकें, ठीक है, मतलब वो डेटा एंट्री तो कर सकते हैं लेकिन किसी डेटा को बदल नहीं सकते हैं। तो ये होता है डेटा एंट्री। तो ये भी एक इसका अधिकार होता है, मतलब इसका प्रकार होता है, समझिएगा। उसके बाद में व्यूवर्स यानी कि दर्शक। यह स्तर केवल डेटा और रिपोर्ट्स देखने की अनुमति देता है, मतलब कि सिर्फ आप इस पर रिपोर्ट्स देख सकते हैं, है ना, लेकिन कोई भी बदलाव करने की अनुमति नहीं होती है इसमें। यह उन उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त हैं जो सिर्फ जानकारी का अवलोकन करना चाहते हैं। अवलोकन का मतलब है कि वह सिर्फ उसको देखना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, या फिर सिर्फ कह सकते हैं कि वो दर्शक हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये स्तर होता है। सो उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। सो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर आप देख सकते हैं, टैली में चेक प्रिंटिंग प्रक्रिया समझाइए। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको चेक प्रिंटिंग के बारे में बता दिया था, हालांकि एक बार और हम समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी पूरी की पूरी डेफिनेशंस यहाँ पर मैंने ले रखी है, आप इसको समझ लीजिएगा। हम सीधा चेक प्रिंटिंग की बात करते हैं। चेक सेटअप करना और चेक प्रिंटिंग करना, ठीक है। चेक सेटअप करना, अब देखिए चेक सेटअप करना कि कुछ प्रोसेस से समझ लीजिएगा। चेक प्रिंटिंग शुरू करने से पहले आपको टैली में कुछ सेटअप करने होते हैं, मतलब कुछ सेटअप करने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले चेक प्रिंटिंग के लिए लेजर खाता बनाना होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको उस बैंक खाता को लेजर अकाउंट के रूप में टैली में बनाना होता है जिससे चेक प्रिंटिंग किया जाएगा, ठीक है। यह लेजर खाता बैंक अकाउंट या बैंक पेमेंट के रूप में बनाना होता है। कहने का मतलब है कि यह जो लेजर है आपको बैंक के नाम से बनाना होता है, ठीक है। इसको बनाने की जो प्रोसेस है वह यहाँ पर आप समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें गेट ऑफ टेल पर जाना होगा, अकाउंट इन्फो पे जाना होगा, उसके बाद में लेजर पर क्लिक करना होगा और फिर इस प्रक्रिया से हम लेजर को बना सकते हैं। मतलब हमें उस बैंक का नाम देना होगा जिसका हम लेजर बनाना चाहते हैं, उसका अंडर ग्रुप रहेगा यहाँ पर बैंक अकाउंट, और ओपनिंग बैलेंस हम दे सकते हैं, बाकी जानकारी हम भर सकते हैं। सो ये होती है प्रक्रिया लेजर को बनाने की। अब हम समझते हैं यहाँ पर चेक प्रिंटिंग सेटअप। अब हमें यहाँ पर चेक प्रिंटिंग का सेटअप करना होगा। जब आप बैंक खाता लेजर बना लें तो आपको टैली में चेक प्रिंटिंग के लिए सेटिंग्स को कस्टमाइज करना होगा। कस्टमाइज यानी कि हम उन सेटिंग्स को अपने अनुसार बदल सकते हैं। यह सेटिंग आपको चेक की सही दिशा यानी कि डायरेक्शंस और डायमेंशन को प्रारूप
सुनिश्चित करने में मदद करती है। मतलब एक प्रकार से देखें तो हम चेक की डायमेंशन को इसमें सेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंटर सेटअप। अब यहाँ पर हमें प्रिंटर का सेटअप करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। यह सेट करने से टैली आपके प्रिंटर को पहचान पाएगा और चेक सही आकार में प्रिंट कर पाएगा। कहने का मतलब है कि प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन या प्रिंटिंग सेटअप हम कह सकते हैं कि इसकी जो सेटिंग्स होती है उस सेटिंग्स के जरिए प्रिंटर आपके चेक की जो डायमेंशन है उसको पहचान पाएगा, टैली उसको पहचान पाएगा प्रिंटर को, और आप इजीली प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, समझते हैं चेक फॉर्मेट। अब हमें यहाँ पर चेक फॉर्मेट को भी समझना होगा। ठीक है, आप अपनी चेक प्रिंटिंग के लिए एक फॉर्मेट चुन सकते हैं। टैली में कई पहले से चेक फॉर्मेट होते हैं या आप कस्टमाइज फॉर्मेट भी बना सकते हैं। मतलब आप अपने हिसाब से चेक फॉर्मेट भी बना सकते हैं जिससे चेक प्रिंटिंग हो सके। उसके बाद में चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशंस। अब हमें यहाँ पर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशंस को करना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर चेक पेपर लेना पड़ेगा, A4 या फिर स्टैंडर्ड चेक पेपर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में हमें ब्लैंक डिटेल्स को देखना होगा। यदि आवश्यक हो तो बैंक के नाम, IFSC कोड आप आदि कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमें चेक नंबर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। चेक नंबर की पहचान के लिए होता है ये। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रोसेस होती है चेक प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, आप यह कॉन्फ़िगरेशंस को अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं यहाँ पर चेक प्रिंटिंग करना। अब हम चेक प्रिंटिंग किस प्रकार से करेंगे, तो चेक प्रिंटिंग के लिए भी यहाँ पर कुछ स्टेप्स दे रखे हैं। पहला यहाँ पर वाउचर में बैंक भुगतान दर्ज करना, मतलब वाउचर के अंदर हमें बैंक से भुगतान दर्ज करना होगा। जैसे कि हमने जिसको भी पेमेंट किया है उस व्यक्ति का हमें यहाँ पर भुगतान करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी भी आपको यहाँ पर डायरेक्शन दे रखी है। गेट ऑफ टैली पर जाना होगा, अकाउंटिंग वाउचर पर जाना होगा, उसके बाद पेमेंट वाउचर का चयन करना होगा और यहाँ पर आपको चेक से पेमेंट करना होगा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को, तो आप जिस भी व्यक्ति को चेक से पेमेंट करेंगे उसका चेक हम यहाँ पर प्रिंटिंग करेंगे। फिर हमें यहाँ पर चेक प्रिंटिंग ऑप्शंस आ जाएगा, वो ऑप्शन हमें दिखाई देगा। चेक प्रिंटिंग ऑप्शन हमें दिखाई देगा। ठीक है, इसे चुनने पर टैली प्रिंटर पर चेक प्रिंट करने के लिए तैयार हो जाएगा। मतलब वहाँ पर आप प्रिंटर पे चेक लगा सकते हैं। ठीक है, तो चेक डिटेल्स वगैरह सब हमें यहाँ पर फिलअप देख लेना है। ठीक है, जिसमें चेक के अंदर जो रहेगा वो चेक नंबर रहेगा, डेट रहेगी और अमाउंट रहेगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप चेक प्रिंटिंग कर सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि यह आपको समझ में आएगा। सो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, संक्षेप में लिखिए सुरक्षा नियंत्रण, सिक्योरिटी कंट्रोल, बैकअप एंड रिस्टोर। ठीक है, तो ये सभी हमने इसको डिटेल्स में बताना है। अब हम सबसे पहले समझते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल, सुरक्षा नियंत्रण। देखिए, इससे पहले मैंने आपको सुरक्षा कंट्रोल के बारे में बता दिया था और एक बार और बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इसकी डेफिनेशंस को आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। डेफिनेशंस को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि सुरक्षा नियंत्रण का अर्थ है किसी भी सॉफ्टवेयर या डेटा को सुरक्षित रखने के लिए अपनाई जाने वाली व्यवस्थाएं और प्रक्रियाएं। टैली जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सुरक्षा नियंत्रण का अत्यधिक महत्व है क्योंकि इसमें व्यापार से जुड़ी संवेदनशील जानकारी होती है। मतलब हर प्रकार की व्यापार से जुड़ी जानकारी यहाँ पर होती है, जैसे वित्तीय लेन देन, खातों का विवरण और स्टॉक का रिकॉर्ड। सुरक्षा नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है कि अनाधिकृत व्यक्तियों से डेटा की सुरक्षा करना और केवल सही व्यक्तियों को ही डेटा तक पहुंच की अनुमति देना। मतलब कहने का मतलब है कि जो ओनर होता है, जो उस तक पहुंच सकता है, उन्हीं को वह डेटा की पहुंच की अनुमति देता है। अब इसमें कुछ पॉइंट ऑफ दे रखे हैं, जैसे कि पासवर्ड प्रोटेक्शन। देखो, सब में अलग अलग हम सिक्योरिटी कंट्रोल दे सकते हैं। जैसे कि पासवर्ड प्रोटेक्शन हो गया, पासवर्ड का उपयोग करके टैली के डेटा को सुरक्षित किया जा सकता है। जो टैली का डेटा होता है उसको हम सुरक्षित कर सकते हैं पासवर्ड प्रोटेक्शन से। उसके बाद में यूज़र एक्सेस कंट्रोल, मतलब यहाँ पर हम अथॉरिटी के देने का काम करेंगे, जिसको यूज़र एक्सेस कंट्रोल कहा जाता है। जैसे कि टैली में अलग अलग उपयोगकर्ताओं के लिए अलग अलग एक्सेस स्तर निर्धारित किए जा सकते हैं। इसके माध्यम से प्रत्येक उपयोगकर्ताओं को केवल वही अधिकार दिए जाते हैं जो उनके कार्य के लिए आवश्यक हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग अधिकार दे सकते हैं। तो ये भी एक इसका पॉइंट ऑफ है। उसके बाद में ऑडिट ट्रेल। अब ये कैसे होता है, जैसे कि टैली में किए गए सभी बदलावों का रिकॉर्ड रखा जाता है। मतलब आप जो भी बदलाव टैली के अंदर करते हैं उन सभी का रिकॉर्ड रखा जाता है, जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि किसने और कब कौन सा परिवर्तन किया है। यह सुविधा डेटा की सुरक्षा बढ़ाती है और किसी गलती का पता लगाने में मदद करती है। मतलब कि ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, सिक्योरिटी कंट्रोल के अंतर्गत यह भी आता है। उसके बाद में डेटा एन्क्रिप्शन। ठीक है, ये कैसे काम करता है समझिएगा। डेटा को एन्क्रिप्शन के माध्यम से सुरक्षित किया जा सकता है ताकि यदि कोई अनधिकृत व्यक्ति डेटा तक पहुंचने की कोशिश भी करे तो वह डेटा
पढ़ न सके। मतलब कि ये भी एक अच्छा है इसका पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल का, ठीक है। इसे भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा, बाकी मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से बता ही दिया है, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पर बैकअप एंड रीस्टोर, ठीक है। इसकी भी डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर ले रखी है, आप समझ लीजिएगा। हम सीधा इसके पॉइंट ऑफ को समझते हैं। पहला यहाँ पर बैकअप का अर्थ है टैली के डेटा की एक अतिरिक्त प्रति यानी कि कॉपी बनाना और उसे किसी सुरक्षित स्थान पर रखना, ठीक है, किसी सुरक्षित स्थान पर रखना। बैकअप लेने से यह सुनिश्चित होता है कि यदि किसी भी कारण से डेटा का मुख्य डेटा खो जाए तो बैकअप के माध्यम से उसे वापस लाया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी डेटा का बैकअप ले सकते हैं, और यदि हमारे किसी भी कारण से डेटा में कुछ मिस्टेक आ जाती है या फिर डेटा हमारा कहीं खो जाता है, ठीक है, तो हम उस डेटा को रीस्टोर कर वापस ला सकते हैं। तो इसलिए हम बैकअप और रीस्टोर का यूज़ करते हैं। ये तो बैकअप हो गया, बाकी आप इसको समझ लीजिएगा, मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से बता ही दिया है। अब हम समझते हैं यहाँ पर रीस्टोर। अब रीस्टोर क्या करता है? रीस्टोर का अर्थ है बैकअप किए गए डेटा को पुनः लोड करना। मतलब हम यहाँ तो बैकअप कर सकते हैं और यहाँ पर उसको पुनः लोड कर सकते हैं, जिससे डेटा को उसकी पुरानी स्थिति में वापस लाया जा सके। जब भी कोई डेटा गलती से डिलीट हो जाए या उनमें कोई गंभीर समस्या आ जाए तो रीस्टोर के माध्यम से उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि जो डेटा हमने बैकअप लिया था उस डेटा को हम रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पर आप इजीली समझ सकते हैं। तो उम्मीद है कि यह आपको समझ में आएगा। सो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पे और देख सकते हैं, टेली में ODBC कंप्लाइंस में आप क्या समझते हैं। मतलब हमें यहाँ पर ODBC कंप्लाइंस को बताना है। सो चलिए अब हम समझते हैं इसके बारे में। ODBC, हालांकि मैंने ODBC के बारे में आपको पहले ही बता दिया है। ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी होता है, एक ऐसा मानक इंटरफेस है जिसका उपयोग विभिन्न डेटाबेस सिस्टम और सॉफ्टवेयर के बीच डेटा का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। टैली में ODBC कंप्लाइंस का अर्थ है कि टैली सॉफ्टवेयर ODBC प्रोटोकॉल के साथ संगत का मतलब होता है कनेक्टिविटी कर सकता है, और इसका उपयोग अन्य सॉफ्टवेयर के साथ टैली को जोड़ने और एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है कि इसका जो यूजेस होता है वह यूजेस होता है किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए, जैसे कि एक्सेल्स वगैरह मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब इसका हम समझते हैं टैली में ODBC आखिर क्या होता है, ठीक है। टैली में ODBC का उपयोग करके अन्य एप्लीकेशन से डेटा एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए MS एक्सेल हो गया, एक्सेस हो गया, या SQL जैसे डेटाबेस सॉफ्टवेयर ODBC के माध्यम से टैली में डेटा को देख सकते हैं और उसे प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको भी यहाँ पर बताया कि यह किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से कनेक्टिविटी बना सकता है। इससे पहले भी हमने इसी के बारे में यही समझा था, बाकी आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। अब हम समझते हैं यहाँ पर ODBC के उपयोग के लाभ। आखिर इसके क्या लाभ हो सकते हैं, चलिए समझिएगा ध्यान से। डेटा का साझा करना, मतलब देखिए डेटा का साझा करना इसका एक अच्छा बेनिफिट है। ODBC के माध्यम से टैली के डेटा को अन्य सॉफ्टवेयर और डेटाबेस सिस्टम के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे डेटा का साझा करना और उपयोग करना आसान हो जाता है। मतलब आप डेटा को इजीली किसी भी सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करके उसको ट्रांसफ़र और डेटा ले सकते हैं, ठीक है। रियल टाइम एक्सेस, मतलब ये रियल टाइम एक्सेस होता है, वन टाइम, मतलब कि तुरंत। ODBC के माध्यम से अन्य सॉफ्टवेयर टैली के डेटा को रियल टाइम में एक्सेस कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायक है क्योंकि डेटा हमेशा रहता है। अद्यतनित का मतलब होता है कि अपडेट रहता है, ठीक है। आप किसी भी डेटा को उठा के देख लो, वह तुरंत अपडेट हो जाता है, ठीक है, ODBC के माध्यम से। सो उम्मीद है यह आपको समझ में आया हो। अब हम समझते हैं यहाँ पर इसका अगला पॉइंट ऑफ कस्टम रिपोर्टिंग। ODBC का उपयोग करके एक्सेल, एक्सेस अन्य रिपोर्टिंग टूल में टैली का डेटा इंपोर्ट किया जा सकता है, जिससे विशेष आवश्यकताओं के अनुसार कस्टम रिपोर्टिंग बनाई जाए। कहने का मतलब है कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी डेटा को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सुविधा यहाँ पर मिल जाती है। डेटा विश्लेषण एनालिसिस करने के लिए होता है, जैसे कि एक्सेल हो गया, SQL हो गया। टैली में ODBC डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, जिससे डेटा का गहराई से विश्लेषण करना और व्यावसायिक ट्रेडर्स का मूल्यांकन करना आसान हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि डेटा की एनालिसिस आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर ODBC का कार्य करने का तरीका। अब इसका क्या तरीका है कार्य करने का? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टैली में इसको इनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद में इनेबल करने के बाद में तो दूसरे सॉफ्टवेयर में ODBC प्रोटोकॉल का उपयोग करके टैली के साथ उसे एक्सेस करना होगा। मतलब किसी एक्सेल की बात करें हम, तो एक्सेल के अंदर भी आप इसको कनेक्टिविटी बना सकते हैं। यदि आपको इसमें डिटेल्स में वीडियो चाहिए या फिर आप प्रैक्टिकल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल वीडियो ला दूंगा, ठीक है, जिससे आप इजीली समझ पाएंगे कि ODBC से हम एक्सेल को कैसे कनेक्ट करते हैं।
उदाहरण के लिए एक्सेल में गेट डेटा विकल्प का उपयोग करके टैली के डेटा को ODBC कनेक्शन के माध्यम से इंपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, मतलब टैली के अंदर ODBC का ऑप्शन है और एक्सेल के अंदर गेट डेटा का ऑप्शन है। ठीक है, वहाँ से आप ODBC से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण इसका एग्जांपल भी समझ लीजिएगा। मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल्स इसका ले रखा है। मान लीजिए कि एक कंपनी अपने वित्तीय डेटा का विश्लेषण करने के लिए एक्सेल का उपयोग करना चाहती है, लेकिन सारे डेटा टैली में स्टोर है। ODBC का उपयोग करके वे टैली का डेटा सीधे एक्सेल में इंपोर्ट करना चाहते हैं और वहां पर डेटा विश्लेषण कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं या अन्य प्रकार के कस्टम रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप ग्राफ बना सकते हैं एक्सेल के अंदर। सो वह ये चाहती है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टैली का जो डेटा है वो एक्सेल के अंदर ODBC के माध्यम से ट्रांसफ़र कर देंगे। सो आप इसको इजीली समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर खत्म होता है। हम अगले प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न है, टैली में डेटा के बैकअप एंड रिस्टोर और एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के बारे में बताइए। मतलब कि हमें यहाँ पर डेटा बैकअप और रिस्टोर और उसके बारे में एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के बारे में बताना है। देखिए, इससे पहले मैंने आपको बैकअप एंड रिस्टोर के बारे में इजीली बता दिया था। आप चाहे तो वो वापस से देख सकते हैं, बाकी एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमने जो डेफिनेशंस ले रखी है वो बैकअप, रिस्टोर एंड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बारे में ले रखी है। आप इसको समझ लीजिएगा। अब हम सीधा समझते हैं यहाँ पर बैकअप और रिस्टोर की प्रक्रिया। ठीक है, इसकी क्या प्रोसेस है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बैकअप का मतलब है डेटा की एक कॉपी बनाना ताकि डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और किसी भी डेटा लॉस की स्थिति से में इसे पुनः प्राप्त किया जा सके। टैली में बैकअप की प्रक्रिया सरल है। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रोसेस हमने यहाँ पर ले रखी है, आप इसको इजीली समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले गेट ऑफ टैली पर जाना होगा, बैकअप विकल्प को चुनना होगा। बैकअप विकल्प में हमें उस फाइल का लोकेशन डाल के एंटर करना होगा। उसके बाद में हम इसको बैकअप कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी हम इसको रिस्टोर करेंगे, वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो ये होती है रिस्टोर की प्रोसेस। ठीक है, अभी हमने बैकअप समझ लिया, हम रिस्टोर को समझ रहे हैं। ठीक है, जो हमने बैकअप किया है उसी को हमें रिस्टोर करना है, तो इसकी भी कुछ प्रोसेस है। टैली खोलना होगा, F3 बटन दबाना होगा, रिस्टोर पे जाना होगा। उसके बाद में बैकअप फाइल को, जो हमने बैकअप फाइल सेव की गई है, उस फाइल को सिलेक्ट कर लेने के बाद में हमें रिस्टोर करने के लिए एंटर बटन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, एंटर बटन को दबाना होगा, आपका डेटा टैली में पुनः लोड हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है यहाँ पर इसको रिस्टोर करने की। अब हम समझते हैं यहाँ पर बैकअप और रिस्टोर के लाभ, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। अब इसके जो लाभ है उसको आप समझ लीजिएगा इजीली। यहाँ पर डेटा सुरक्षित रखता है और किसी भी डेटा लॉस के समय उसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी को सुरक्षित करना आसान हो जाता है, जिससे भविष्य में की जाने वाली किसी भी प्रकार की जो घटना होती है, आकस्मिक घटना जिसको बोला जाता है, उससे वह सुरक्षा मिलती है। मतलब कि किसी प्रकार के डेटा लॉस से बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है बैकअप एंड रिस्टोर। अब समझते हैं हम यहाँ पर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की प्रक्रिया। ठीक है, इसकी भी कुछ प्रोसेस है, यहाँ पर इजीली आप समझ सकते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब टैली के डेटा को किसी अन्य फॉर्मेट यानी कि एक्सेल हो गया, PDF हो गया, XML हो गया में बाहर भेजना। ठीक है, एक्सपोर्ट करना मतलब बाहर भेजना, ताकि इसे अन्य सॉफ्टवेयर या सिस्टम में देखा जा सके। ठीक है, तो ये होता है एक्सपोर्ट करना। अब एक्सपोर्ट की जो प्रक्रिया है उसे भी आप इजीली समझ लीजिएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक्सपोर्ट विकल्प पर जाना होगा। उसके बाद में फॉर्मेट को सिलेक्ट करना होगा, जैसे एक्सेल हो गया, PDF हो गया, XML हो गया। ठीक है, तो जो भी फॉर्मेट है उसको हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उस फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेने के बाद में हम सीधा उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंटर बटन दबा के हम सीधा उसे सेव कर सकते हैं। सो इजीली आप यहाँ पर इसे समझ सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पर इंपोर्ट करना। ठीक है, अभी हमने जो एक्सपोर्ट किया ना उसे हम इंपोर्ट करना भी सीखेंगे। इंपोर्ट का अर्थ है बाहरी स्रोत से डेटा को टैली में लाना। यह विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब डेटा अन्य सिस्टम में तैयार और उसे टैली में इस्तेमाल करना हो। मतलब कि किसी अदर सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा को तैयार किया गया हो और टैली के अंदर उसको यूज़ में लेना हो। ठीक है, जैसे कि टैली खोलना होगा। अब इसकी प्रोसेस को समझ लीजिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, गेटवे टैली पर जाना होगा। उसके बाद में हमें यहाँ पर इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद में हमें उस लोकेशन को सिलेक्ट करना होगा, यानी कि उसका पाथ सिलेक्ट करना पड़ेगा जो जिसके ऊपर हमारा जो डेटा है हम इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, जहाँ पर भी हमारा डेटा रखा हुआ है। उसके बाद में हमें डेटा सफलतापूर्वक टैली में इंपोर्ट हो जाएगा और इसका उपयोग विभिन्न लेन देन के लिए किया जा सकता है। मतलब कि इंपोर्ट प्रक्रिया जो होती है वह किसी बाहरी स्रोत से डेटा को टैली के अंदर इंपोर्ट करने की प्रक्रिया होती है। सो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लाभ। इसके जो लाभ है वो समझ लीजिएगा। एक्सपोर्ट करके टैली के डेटा का उपयोग अन्य सॉफ्टवेयर में भी किया जा सकता है जो रिपोर्टिंग और विश्लेषण के लिए सहायक होता है। मतलब आप एक्सपोर्ट करके टैली का जो डेटा है वो किसी अन्य सॉफ्टवेयर में भी यूज़ कर सकते हैं।
इंपोर्ट से डेटा को दोबारा दर्ज करने का समय और प्रयास बचता है, जिससे काम की गति बढ़ती है। कहने का मतलब है कि आप जो डेटा है उसको सीधा इंपोर्ट कर सकते हैं, तो आपका समय भी बचेगा और आपका जो काम की स्पीड है वह भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये इसके अच्छे बेनिफिट है, आप इसको इजीली समझ सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, संक्षिप्त नोट लिखिए। देखिए, यदि आपको प्रश्न ऐसा आ जाता है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जैसे कि अब हमें यहाँ पर संक्षिप्त नोट लिखना है टेली ऑडिट के बारे में, है ना, सिक्योरिटी लेवल्स के बारे में। जैसे कि मैंने अभी आपको सिक्योरिटी लेवल्स के बारे में इससे पहले बता दिया था, डायनामिक रिपोर्ट्स ऑप्शंस के बारे में, चेक प्रिंटिंग के बारे में। ठीक है, ये दोनों तो मैंने आपको पहले बता ही दिए थे, अब हम इनको भी अच्छे से समझ लेते हैं। हालांकि ये भी बता दूंगा एक बार मैं आपको। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर टेली ऑडिट के बारे में। ठीक है, समझिएगा, टेली ऑडिट एक ऐसी सुविधा है जो किसी भी कंपनी के डेटा में बदलाव पर नज़र रखती है। इसका उद्देश्य यह है कि किसी भी ट्रांजैक्शंस या अमाउंट में बदलाव होने पर उसका रिकॉर्ड रखा जा सके, ताकि बाद में उसे देखा जा सके। टेली ऑडिट से यह पता चलता है कि कौन से यूज़र ने किस डेटा में कब और क्या बदलाव किया है। यह सुविधा मुख्य रूप से उन कंपनियों के लिए उपयोगी होती हैं जहां एक से अधिक यूज़र्स डेटा में बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, टेली ऑडिट द्वारा किसी भी परिवर्तन का ट्रैक कर रखना आसान हो जाता है, जिससे डेटा की विश्वसनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। देखिए, कहने का मतलब है कि टेली ऑडिट के माध्यम से हम किसी भी डेटा में नज़र रख सकते हैं, उसके बाद में हम किसी प्रकार के बदलाव पर उसको ईजिली तुरंत देख सकते हैं, या फिर ताकि उसे देखा जा सके। इसके लिए टेली ऑडिट का यूजेस किया जाता है। बाकी आप यहाँ पर इसको इजीली समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी लेवल्स को। ठीक है, सिक्योरिटी लेवल्स का मतलब है कि टैली में अलग अलग यूजर्स के लिए अलग अलग एक्सेस स्तर बनाए जा सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर यूज़र को केवल उतनी ही जानकारी और नियंत्रण मिले जितना उनके काम के लिए आवश्यक हो। कहने का मतलब है कि आप इसमें अथॉरिटी देने का काम भी कर सकते हैं। मैंने इससे पहले आपको बता दिया था। उदाहरण के लिए, एक अकाउंटेंट को केवल अकाउंटिंग के डेटा की अनुमति हो सकती है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि जो एडमिन होता है, जो ओनर होता है, उसको सभी डेटा और सेटिंग्स तक पहुंच हो सकती है। ठीक है, टैली में आमतौर पर दो प्रकार के सिक्योरिटी लेवल्स होते हैं। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि जो ओनर्स होता है उसके लिए, जिसे सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, और दूसरा होता है डेटा एंट्री यूज़र, जो डेटा एंट्री कर सकता है। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पर अगले को, डायनेमिक रिपोर्ट ऑप्शंस। ठीक है, अब डायनेमिक रिपोर्ट ऑप्शंस का अर्थ है कि टैली में उपलब्ध रिपोर्ट को विभिन्न फिल्टर और कस्टमाइजेशंस के साथ बदल कर देखने की सुविधा होती है। इसका लाभ यह है कि यूज़र्स अपनी आवश्यकताओं के अनुसार रिपोर्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब जो यूज़र्स होते हैं वह अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें कस्टमाइज कर सकते हैं। ये होता है डायनामिक रिपोर्ट ऑप्शंस। जैसे किसी विशेष अवधि, ग्राहक या उत्पाद के अनुसार रिपोर्ट देखना। ठीक है, टैली की डायनामिक रिपोर्ट ऑप्शंस से रिपोर्टिंग बहुत लचीली हो जाती है, जिससे अकाउंट्स और इन्वेंट्री से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी तुरंत प्राप्त की जा सकती है। इसके माध्यम से रिपोर्ट को विश्लेषण करना और आवश्यक निर्णय लेना आसान हो सकता है। देखिए, डायनेमिक रिपोर्ट ऑप्शंस का आपने यहाँ पर इजीली इसको समझ लिया है। ये एक मेन यूज इसका होता है फिल्टर और कस्टमाइजेशंस के लिए होता है। मतलब आप किसी भी प्रकार की रिपोर्ट्स में कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, और इजीली उस रिपोर्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पर चेक प्रिंटिंग। ठीक है, चेक प्रिंटिंग मैंने आपको इससे पहले बता ही दिया था, हालांकि एक बार आप यहाँ पर आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्न को समझाइए। मतलब यहाँ पर भी हमें इनको संक्षेप में बताना है। वेब ब्राउज़र और इंटरनेट पब्लिशिंग। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं सबसे पहले वेब ब्राउज़र के बारे में। वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट पर मौजूद सूचनाओं को हमारे कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पर दिखाने का काम करता है। इसका मुख्य कार्य इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट और वेब पेजों को एक्सेस करना है, उपयोगकर्ताओं को उनकी सामग्री दिखाना है। देखिए, उपयोगकर्ताओं को उनकी सामग्री दिखाना है। इसका जो मेन यूजर्स होता है वह किसी भी वेब पेज को एक्सेस करना होता है और उपयोगकर्ताओं को उनकी जो सामग्री सर्च कर रहे हैं उसको दिखाना है। वेब ब्राउज़र जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, तो ये सभी के सभी क्या है, वेब ब्राउज़र है, जिसको आप इजीली यहाँ पर समझ सकते हैं।
ठीक है। वेब ब्राउज़र का इंटरफेस उपयोगकर्ताओं के लिए आसान होता है, जहां यूज़र वेबसाइट का पता यानी कि यूआरएल टाइप करके वेब पेजों को देख सकते हैं, वीडियो चला सकते हैं, दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारी की सारी सुविधाएं यहाँ पर वेब ब्राउज़र पर मिल जाती हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर इंटरनेट पब्लिशिंग। अब आखिर इंटरनेट पब्लिशिंग क्या होती है? इंटरनेट पब्लिशिंग का मतलब इंटरनेट के माध्यम से किसी भी प्रकार की सामग्री को प्रकाशित करना, ताकि वह सामग्री दुनिया भर के लोगों तक पहुँच सके। इसमें ब्लॉग हो गया, ब्लॉग पोस्ट भी समझ सकते हैं आप। इसमें ब्लॉग पोस्ट हो गया, आर्टिकल हो गए, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, ई बुक्स हो गई और वेबसाइट कंटेंट हो गया, जैसे कि कई प्रकार की सामग्री शामिल हो सकती है। इंटरनेट पब्लिशिंग का मुख्य उद्देश्य सामग्री को डिजिटल रूप से तैयार करना है और इंटरनेट का अपलोड, मतलब इंटरनेट के ऊपर जो डिजिटल सामग्री है उसको अपलोड करना। ठीक है, सो उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। इसके लिए लेखक या प्रकाशक वेबसाइट, ब्लॉग, सोशल मीडिया या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। इंटरनेट पब्लिशिंग से लेखक और संगठन अपनी जानकारी को आसानी से एक बड़े दर्शक समूह तक पहुंचा सकते हैं और उनके पास फीडबैक और टिप्पणियां प्राप्त करने का मौका भी होता है। जैसे कि हम किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए हमारा ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं या फिर वीडियो पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट पब्लिशिंग का ये उपयोग होता है, मतलब इंटरनेट पब्लिशिंग का यह मतलब होता है। सो इजीली आप इसको भी समझ सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। सो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, टेलीवॉल्ट और सुरक्षा विकल्प का उपयोग कैसे करें। मतलब हमें यहाँ पर यह बताना है कि टेलीवॉल्ट और सुरक्षा विकल्प का यूज़ कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर टेलीवॉल्ट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशंस को समझ सकते हैं। ये एक पासपोर्ट प्रक्रिया होती है, सो इसे आप इजीली समझ लीजिएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं सीधा यहाँ पर टेलीवॉल्ट का उपयोग कैसे करें, हाउ टू यूज़ टेलीवॉल्ट। ठीक है, कंपनी बनाते समय हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, जब आप टेली में नई कंपनी बनाते हैं तो यूज़ टेली वेल्ट पासवर्ड विकल्प को चुनें। मतलब हमें यहाँ पर टेली में पासवर्ड देने के लिए कहता है। ठीक है, पासवर्ड सेट करना होगा तो पासवर्ड हम सेट कर लेंगे। उसके बाद में डेटा एक्सेस, जब भी आप उस कंपनी के डेटा को खोलेंगे आपको टेली वॉल्ट पासवर्ड, सही पासवर्ड डालने के बाद ही डेटा देखा जा सकता है। मतलब हम उस डेटा का एक्सेस तभी कर पाएंगे जो हम पासवर्ड उसमें सेट करेंगे, उस पासवर्ड को डालेंगे, उसके बाद हम डेटा का एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पर सुरक्षा नियंत्रण। ठीक है, सिक्योरिटी कंट्रोल। टेली में सुरक्षा नियंत्रण का उद्देश्य है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही विभिन्न स्तरों पर डेटा देख सकते हैं या फिर उसे संपादित कर सकते हैं, या फिर फीचर कंपनी में उपयोगकर्ताओं के अधिकार यानी परमिशन से सेट करने में मदद करता है। देखिए, सिक्योरिटी कंट्रोल का मेन उद्देश्य क्या होता है कि हम किसी भी उपयोगकर्ताओं को यहाँ पर किसी भी डेटा तक पहुँचने की अनुमति दे सकते हैं। सो इसे आप इजीली समझ सकते हैं, मैंने आपको इससे पहले भी इसको बता दिया था। ठीक है, बाकी आप इसको समझ लीजिएगा। चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पर सुरक्षा विकल्प का उपयोग कैसे करें। मतलब हमें यहाँ पर सिक्योरिटी ऑप्शंस का यूजेस कैसे करना है वो समझना है। सुरक्षा नियंत्रण सक्षम करें, मतलब कंपनी के सिक्योरिटी कंट्रोल विकल्प को चालू करने के लिए गेटवे टेली पर जाना होगा। उसके बाद में हमें कंपनी इन्फो पर जाना होगा, या फिर ऑल्टरेशन भी हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद में हमें अर्थराइज्ड यूज़र बनाना होगा। मतलब हम जिस भी यूज़र्स को परमिशन देना चाहते हैं उसका यूज़र हमें बनाना होगा। मतलब यूज़र एंड पासवर्ड सेट करने के बाद आप विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए पासवर्ड बना सकते हैं और उन्हें उनके कार्य के अनुसार अधिकार दे सकते हैं, जैसे कि केवल व्यू, मतलब केवल वो देख सकते हैं, या फिर एंट्री कर सकते हैं, या फिर वह एडमिन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अनुमति आप उनको प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद में प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए राइट्स सेट करें, मतलब उनके अधिकार आप यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं। तो ये होता है सुरक्षा विकल्प का उपयोग करना। ठीक है, सो इजीली आप इसको समझ सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से इसको बता दिया है। अब हम समझते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, ODBC अनुपालन क्या है। देखिए, इससे पहले मैंने आपको ODBC के बारे में 3 बार बता दिया है, आप इसको एक बार और समझ लीजिएगा। बाकी मैं आपको यहाँ पर इसको दिखा देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, ODBC कनेक्टिविटी होती है, डेटाबेस कनेक्टिविटी होती है, जो एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करने के लिए होती है। आप इसको इजीली समझ लीजिएगा। ठीक है, अब इसके लाभ भी हमने इससे पहले समझ लिए थे, आप एक बार और यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो लाभ भी यहाँ पर दे रखे हैं, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो इसको इजीली आप समझ लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। विभिन्न प्लेटफॉर्म का समर्थन, ये भी इसका एक अच्छा लाभ है, इसको भी आप समझ लीजिएगा। डेटा स्थानांतरण की सरलता, मतलब डेटा को ट्रांसफ़र करने की इसमें इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वो भी एक अच्छा यहाँ पर लाभ है, बेनिफिट है। अब हम समझते हैं टेली में ODBC अनुपालन का उपयोग। देखिए, ODBC अनुपालन यानी कि कंप्लाइंस का उपयोग टेली के अंदर किस प्रकार से होता है समझिएगा। टेली में हमें यहाँ पर सीधा इसका एग्जाम्पल समझेंगे, रियल टाइम डेटा एक्सेस। मतलब आप रियल टाइम डेटा एक्सेस कर सकते हैं।
ठीक है, इस ODBC के माध्यम से रिपोर्ट निर्माण कर सकते हैं, मतलब तुरंत आप रिपोर्ट भी बना सकते हैं किसी अन्य सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है, जैसे कि MS Excel के अंदर बना सकते हैं, पावर BI के अंदर बना सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर में आप तुरंत रिपोर्ट भी बना सकते हैं। सो ये होता है टैली में ODBC अनुपालन का उपयोग। सो उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा, बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको इजीली यह समझ में आ जाएगा। मैं आपको इजीली इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले आपको इसमें 3 बार इसको बता दिया है और आप इजीली इसको समझ भी चुके हैं, ठीक है। सो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, टैली में विभिन्न प्रिंटिंग फॉर्मेट क्या है, मतलब हमें यहाँ पर प्रत्येक फॉर्मेट के बारे में बताना है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन से आप देख लीजिएगा, ठीक है। हम सीधा यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग्स को समझते हैं। हमें सबसे पहले यहाँ पर देखना होगा सिंपल फॉर्मेट, ठीक है। चेक जो फॉर्मेट होता है वह सिंपल फॉर्मेट किस प्रकार से होता है समझिएगा। यह प्रिंटिंग फॉर्मेट सबसे सरल और साधारण होता है। इसमें सभी डेटा को न्यूनतम डिज़ाइन के साथ प्रस्तुत किया जाता है ताकि उसे आसानी से पढ़ा जा सके। मतलब यहाँ पर ये सिंपल जो फॉर्मेट होता है वह किसी भी डेटा के लिए होता है, आप किसी भी डेटा के साथ इसको यूजेस कर सकते हैं। सरल फॉर्मेट का उपयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब यूज़र को केवल डेटा प्रिंट करना हो और डिज़ाइन का अधिक ध्यान न देना हो, मतलब डिज़ाइन पे कोई ध्यान नहीं देना, मतलब इसका यूजेस तब किया जाता है जब सिर्फ डेटा प्रिंट करना हो, मतलब डिज़ाइन नहीं करना, ठीक है। उसके बाद में डिटेल्ड फॉर्मेट, तो ये होता है डिटेल्ड फॉर्मेट, समझिएगा। डिटेल फॉर्मेट में प्रत्येक आइटम और उसकी जानकारी विस्तार से प्रिंट की जाती है। उदाहरण के लिए किसी इनवॉइस में सभी आइटम्स के विवरण, उनकी मात्रा, मूल्य और टैक्स डिटेल को ध्यानपूर्वक दर्शाया जाता है, मतलब इस डिटेल के अंदर प्रत्येक डिटेल्स को दर्शाया जाता है। सो इसे आप इजीली इस प्रकार से समझ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले को समझते हैं कस्टमाइज फॉर्मेट। अब ये फॉर्मेट किस प्रकार से होता है समझिएगा। टैली यूज़र और रिपोर्ट्स या इनवॉइस को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कस्टमाइज करने की सुविधा भी देता है। इसमें फॉर्मेट, फॉन्ट, आकार, रंग और लेआउट को अपनी आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि फुल कस्टमाइज आप इसमें कर सकते हैं। चेक प्रिंटिंग की जो फॉर्मेट होता है उसको फुल कस्टमाइज आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें कस्टमाइज फॉर्मेट का उपयोग विशेष रूप से तब होता है जब कंपनी अपनी ब्रांडिंग या स्टाइल को दर्शाने के लिए विशिष्ट रूप से डिज़ाइन किया हुआ फॉर्मेट चाहती हैं। मतलब जो कंपनी है वह अपनी ब्रांडिंग या फिर स्टाइल्स को दर्शाने के लिए इसका यूजेस कर सकती हैं। उसके बाद में है कम्पैक्ट फॉर्मेट। अब कम्पैक्ट फॉर्मेट क्या होता है समझिएगा। इस फॉर्मेट में डेटा को छोटे और संक्षिप्त रूप में प्रिंट किया जाता है जिससे पेपर का उपयोग कम हो और प्रिंटिंग का खर्च भी कम हो। मतलब कहने का मतलब है कि ये कम्पैक्ट फॉर्मेट होता है जिससे कम से कम पेपर और कम से कम प्रिंटिंग खर्च होता है, ठीक है। कम्पैक्ट फॉर्मेट का उपयोग रिपोर्ट जैसे बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया के लिए किया जाता है, जिसमें केवल मुख्य जानकारी को संक्षेप में दर्शाने की आवश्यकता होती है। मतलब जो मेन इन्फॉर्मेशन होती है उसको संक्षेप में दर्शाने की आवश्यकता होती है। अगला है इसमें ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट। ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट क्या होता है समझिएगा। यह फॉर्मेट विशेष रूप से ऑडिटिंग के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसमें प्रत्येक लेन देन का उपयोग, वाउचर नंबर और ऑडिटिंग नोट्स शामिल होते हैं जिससे ऑडिटर को हर लेन देन की स्पष्ट जानकारी मिलती है। इस फॉर्मेट का उपयोग कंपनी के आंतरिक या बाहरी ऑडिटिंग के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो कंपनी की ऑडिटिंग होती है उसके लिए इसका यूजेस किया जाता है। बाकी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अगला है इसी में कॉलमर फॉर्मेट। अब ये फॉर्मेट कैसा होता है, क्या काम करता है समझिएगा। कॉलमर फॉर्मेट में डेटा को कॉलम्स में व्यवस्थित किया जाता है जिससे जानकारी को पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। यह फॉर्मेट खास तौर पर अकाउंटिंग रिपोर्ट जैसे लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया के लिए उपयोगी होता है। मतलब कि ये जो कॉलम और जो फॉर्मेट है यह मुख्य रूप से कहा जाए तो ट्रायल बैलेंस और लेजर के लिए यूजेस किया जाता है। सो इसे भी आप इस प्रकार से समझ सकते हैं जो कि अलग अलग कॉलम्स के अंदर डेटा को भरा जाता है। कॉलम अर्स फॉर्मेट में विभिन्न कॉलम जैसे कि तारीख हो गई, विवरण हो गया, है ना, डेबिट क्रेडिट आदि होते हैं जो डेटा को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। मतलब इससे डेटा की जो रिपोर्टिंग होती है वह इजीली आप देख सकते हैं और उसको अच्छे से समझ भी सकते हैं। चलिए अगले को समझते हैं। अगला है यहाँ पर एक्सपोर्ट फॉर्मेट। एक्सपोर्ट फॉर्मेट क्या होता है समझिएगा। टैली में प्रिंटिंग के साथ साथ डेटा को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है जैसे कि PDF में, एक्सेल में या फिर HTML फॉर्मेट में। मतलब इन फॉर्मेट के अंदर उन डेटा को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इससे यूज़र रिपोर्ट को अन्य लोगों के साथ डिजिटल रूप में साझा कर सकते हैं या वेब पब्लिशिंग कर सकते हैं। देखिए जो रिपोर्ट होती है वह डिजिटल फॉर्मेट में होती है, आप उसको कहीं पर भी
भेज सकते हैं, किसी भी रूप में भेज सकते हैं या वेब पब्लिशिंग कर सकते हैं। सो इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। एक्सपोर्ट फॉर्मेट का उपयोग तब किया जाता है जब रिपोर्ट को सीधे प्रिंट नहीं करना होता है बल्कि उसे डिजिटल फॉर्म में अन्य फॉर्मेट पर उपयोग करना होता है। मतलब कि जो डिजिटल फॉर्म होता है उसमें किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर उसका यूजेस करना होता है, तब इसका यूज किया जाता है। सो उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। सो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, संक्षेप में लिखिए। मतलब यहाँ पर हमें बताना है यूज ऑफ टैली ऑडिट एंड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ डेटा। मतलब यहाँ पर हमें टैली के अंदर ऑडिट का यूज़ क्या है वो बताना है, और इसके बाद में हमें यहाँ पर बताना है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब हम समझते हैं यहाँ पर टैली ऑडिट का उपयोग। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर टैली ऑडिट का उपयोग। समझिएगा, टैली में ऑडिट एक महत्वपूर्ण टूल है जिसका उपयोग लेखांकन डेटा में होने वाले परिवर्तनों और त्रुटियों को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। यह सुविधा विशेष रूप से ऑडिटर या कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए उपयोगी है, जिससे वे लेखांकन डेटा की सटीकता और सत्यता की जांच कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर वो ये देख सकते हैं कि जो डेटा है वह कितना एक्यूर है या फिर कितना एरर उसके अंदर है, तो यहाँ पर वो सभी उसको जांच सकते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर इसी के कुछ पॉइंट ऑफ को, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा की निगरानी, ठीक है, यानी कि डेटा मॉनिटरिंग। यह सभी लेन देन को उनके बदलावों की निगरानी करता है ताकि कोई भी अनधिकृत परिवर्तन का तुरंत पता लगाया जा सके। मतलब यहाँ पर डेटा की निगरानी भी की जा सकती है टैली ऑडिट के माध्यम से। मतलब टैली ऑडिट के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि डेटा की निगरानी की जा सकती है। उसके बाद में लेन देन की पुष्टि, कन्फर्मेशन हमें करना होता है, ट्रांजेक्शन कन्फर्मेशन। यह फीचर किसी भी बदलते हुए लेन देन पर ऑडिटर को अलर्ट करता है। मतलब कि जब भी कुछ बदलाव होता है तो यह क्या करता है, ऑडिटर को तुरंत अलर्ट करता है ताकि वे उसकी जांच कर सकें और उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सके। स्वीकार यानी कि एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर उसे वो हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है लेन देन की पुष्टि करना। उसके बाद में ट्रैकिंग रिकॉर्ड, मतलब यहाँ पर ट्रैकिंग रिकॉर्ड भी रखा जा सकता है। टैली ऑडिटर फीचर हर लेन देन का ट्रैक रखता है और किसने और कब बदलाव किए हैं उसकी जानकारी भी प्रदर्शित करता है। मतलब यहाँ पर हर प्रत्येक प्रकार के रिकॉर्ड को यह ट्रैक करता है। उसके बाद में सटीकता की जांच, ठीक है, यदि कुछ भी मिस्टेक्स होती है तो उसको वह एक्सेप्ट नहीं करता है। समझ लीजिएगा ध्यान से। टैली ऑडिटर के माध्यम से ऑडिटर डेटा में त्रुटियों को पहचान सकते हैं और कंपनी के डेटा को अधिक सटीक और विश्वसनीय बना सकते हैं। मतलब डेटा को एक्यूरेट कर सकता है, ठीक है, एक्यूरेसी की जांच हो सकती है और डेटा को वह विश्वसनीय बना सकते हैं। इस प्रकार टैली ऑडिट एक ऐसा उदाहरण है जो डेटा की शुद्धता और सुरक्षा को बनाए रखने में मदद करता है और सभी ऑडिटिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाता है। मतलब कहने का मतलब है कि किसी भी प्रकार की जो ऑडिटर प्रक्रिया होती है उनको यह सरल बनाता है। अब हम समझते हैं यहाँ पर डेटा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट मैंने इससे पहले बता दिया था आपको, हालांकि आप इसको एक बार यहाँ पर देख लीजिएगा तो आपको इजीली यह समझ में आ जाएगा। इसके हम सीधी प्रोसेस को समझते हैं तो ये होता है डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता है टैली से डेटा को विभिन्न फॉर्मेट में, जैसे कि एक्सेल हो गया, पीडीएफ हो गया, HTML हो गया, XML हो गया, ठीक है। इन फॉर्मेट में वो क्या कर सकता है, एक्सपोर्ट किया जा सकता है, जिससे डेटा को आसानी से देखा जा सकता है और साझा भी किया जा सकता है। सो ये फॉर्मेट इजीली हो जाते हैं। उसके बाद में होता है रिपोर्ट शेयरिंग, ठीक है। एक्सपोर्ट फीचर की मदद से यूज़र अपनी रिपोर्ट और अन्य डेटा को ईमेल या अन्य डिजिटल माध्यमों से साझा कर सकते हैं। मतलब इसमें जो रिपोर्ट्स होती है उनको इजीली शेयर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी इसकी प्रोसेस है। उसके बाद में वेब और क्लाउड उपयोग, मतलब वेब एंड क्लाउड का यूजेस किया जा सकता है, जैसे कि एक्सपोर्ट की गई रिपोर्ट को ऑनलाइन या किसी अन्य सॉफ्टवेयर में उपयोग किया जा सकता है। मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर इसका उपयोग किया जा सकता है। सो उम्मीद है यह आपको समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं यहाँ पर इंपोर्ट की प्रक्रिया। इंपोर्ट की क्या प्रक्रिया है समझिएगा, अन्य स्रोतों में डेटा लाना, ठीक है, किसी भी स्रोत से डेटा को टैली के अंदर लाना। इंपोर्ट सुविधा से यूज़र अन्य सॉफ्टवेयर जैसे डेटा को टैली में लाकर उसे अपने रिकॉर्ड में जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप किसी भी डेटा को टैली के अंदर ला सकते हैं, ठीक है, इंपोर्ट के माध्यम से। तो इजीली आप इसको समझ सकते हैं। डेटा ट्रांसफ़र को आसान बनाना, मतलब ये डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इजीली कर सकता है। यह सुविधा बड़ी कंपनियों के लिए विशेष रूप से फ़ायदेमंद होती है क्योंकि वे बाहरी स्रोत से डेटा को सीधे टैली में लाकर अपनी एनालिसिस और रिपोर्ट को अपडेट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि वो बाहर की किसी भी सॉफ्टवेयर की रिपोर्ट को टैली के अंदर ला सकते हैं, ठीक है। टाइम और एरर सेविंग, मतलब यहाँ पर टाइम और एरर की बचत होती है।
इंपोर्ट फीचर में मैनुअल डेटा एंट्री की ज़रूरत कम होती है या फिर कम हो जाती है, जिससे समय और गलतियां दोनों की बचत होती है। मतलब समय बचता है और गलतियां भी कम होती है। सो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। सो मैंने आज आपको यहाँ पर PGDCA सेकंड सेमेस्टर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली के उन सभी प्रश्नों को बताया है जो यूनिट 5 के लिए हैं और आप सभी के लिए जरूरी है। सो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो मिलते हैं एक और शानदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।